वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो अब थंबनेल का टाइटल आपने देखा होगा, टॉप 10 फिल्म्स ऑफ 2022। पर यहाँ पर लिस्ट पे मैंने टेंटेटिव टॉप 10 फिल्म्स ऑफ 2022 लिखा है। इसका कारण ये है कि ये अभी 31 दिसंबर 2022 को मैं बना रहा हूँ। पर बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो 2022 की मैंने देखी नहीं है, या कुछ तो उसमें से आई भी नहीं है, मतलब अवेलेबल भी नहीं है, कुछ तो रिलीज़ भी नहीं हुई है, जिनको 2022 के बेस्ट फिल्म्स में एक समझा जा सकता है। ऐसी फिल्में बहुत सारी है जो हम नहीं देख पाए, और कुछ देख पाए हैं, और कुछ आई है लेकिन मैंने देखी नहीं है। एक तो शायद मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं देखी है, या फिर मुझे देखनी है पर अब तक देख नहीं पाया हूँ। तो जो इंटरेस्ट नहीं है उस टाइप की कुछ फिल्में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि वो जो मिशन इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्या है उसका नाम यार, टॉप गन मैवरिक जो है, टॉम क्रूज की। तो उसकी जो ओरिजिनल फिल्म थी 1986 में आई हुई, वो मैंने हाल ही में देखी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो शायद मैं वो पहली फिल्म वापस देखूंगा, अगर वो उसमें कुछ मुझे क्लिक हुए तो शायद मैं ये सेकंड फिल्म देखूंगा। पर अगर आपको जो ओरिजिनल फिल्म ही नहीं आई और सब लोग कह रहे कि उसका ही स्पिरिट वापस उस सेकंड फिल्म में भी है, मैवरिक में भी है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि वो क्यों देखनी है मुझे। अगर मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं, एक उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है मेरे लिए कि मुझे ये जो एक्शन, ये जो एरोप्लेन का एक्शन सीन्स होते हैं, ये जो फाइटर प्लेन या फिर जो कुछ है, इसमें कुछ मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब कुछ एड्रेनलिन रश जो बोलते हैं ना, एड्रेनलिन रश वो होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कि मुझे एक्शन फिल्में पसंद नहीं है, मुझे एक्शन फिल्में एक्चुअली पसंद है। और जो लास्ट मिशन इम्पॉसिबल मूवी थी जो अपने इंडिया में थोड़ी सी उसकी शूटिंग हुई थी क्लाइमैक्स की, तो वो तो मुझे बहुत पसंद थी। और उसमें जो एक्शन था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसमें भी एक्चुअली एक दो हेलीकॉप्टर के सीन्स थे, पर वो हेलीकॉप्टर के सीन्स थे, इट वाज नॉट जो प्लेन फाइटिंग होती है वो सब नहीं था। तो वो टॉप गन में था, जो पहली फिल्म है उसमें था, तो जो मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। तो जिसको उस टाइप का एक्शन पसंद है उसको ये प्राइमरीली पहली फिल्म और ये सेकंड फिल्म भी शायद पसंद आएगी, तो वो फिल्म मैंने अवॉइड की है। बाकी कुछ कुछ सुपर हीरो फिल्में जो मेरी रह गई है, जो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं उनके बारे में। जो इंटरेस्टिंग लगी वो अब तक आई नहीं है बाहर, मैं थिएटर में नहीं देख पाया, वकांडा फॉर एवर। तो शायद वकांडा फॉर एवर अगर मैंने देखी होती तो वो शायद मेरी लिस्ट में आ जाती, आई डोंट नो। पर उसके अलावा मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी जो इस साल आई थी, और भी एक दो फिल्में देखी मैंने जो आई थी। फिर भी एक सुपर हीरो फिल्म है इस लिस्ट में, आपको पता चलेगा कौन सी है वो। लेकिन जो मार्वल की फिल्म्स थी उसमें से तो कुछ आ रहे नहीं नहीं होगा इस लिस्ट में। जो डॉक्टर स्ट्रेंज था वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, ठीक लगी पर इतनी पसंद नहीं आई। तो अब मैं लिस्ट की स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो ये हिंदी फिल्म है, एन एक्शन हीरो। आप में से बहुतों ने ये फिल्म अवॉइड की होगी, देखी ही नहीं होगी, पर अब जब कभी आए ओटीटी पे तो ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है हिंदी फिल्मों में और आप बचपन से एक हिंदी फिल्म फ़ैन रहे हो, और आपने वो जो एवोल्यूशन हुआ है हमारा हिंदी फिल्मों का अब तक, और ये लास्ट के 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है, बुरा हुआ है, जो कुछ इमेज डिग्रेडेशन हुआ है बॉलीवुड का, या हीरोज़ का, या फिर प्रोड्यूसर्स का, इन जनरल इंडस्ट्री का, वो सब कंटेक्स्ट अगर आपको पता है तो इस जैसी फिल्म नहीं है आपके लिए। मतलब इस साल में एक्शन हीरो जैसी, मतलब इतनी इतनी फ़नी फिल्म है, और फ़नी भी है, और जो उसका प्राइमरी जॉनर है जो कि एक एक्शन थ्रिलर का जॉनर है, उसमें भी वो बहुत अच्छी एक्सेल करती है। मतलब उस जॉनर से आपको जो जो आपकी अपेक्षा होगी, जिस तरीके का एंटरटेनमेंट आपको चाहिए होगा एक एक्शन थ्रिलर से, वो सब कुछ इस फिल्म में है। लेकिन इट कम्स विद अ टंग इन चिक अप्रोच, इसको बोलते हैं। मतलब जो हो रहा है वो उसका एक अलग मीनिंग भी है, एक अलग कंटेक्स्ट भी है। तो उस तरीके से इस फिल्म में, अर्थात आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना की ये पहली एक्शन फिल्म है ऐसा वो कहता है। पर इसके पहले उसने एक और एक्शन फिल्म की थी, शायद ये पहली शूट की होगी, क्या पता। पर एक और फिल्म आई थी इस साल जो बहुतों ने नहीं देखी, अनेक करके, अनुभव सिन्हा की, जो उसकी एक्चुअल में पहली एक्शन फिल्म थी रिलीज़ हुई हुई। मैंने भी नहीं देखी अनेक, लेकिन बहुत अच्छा नहीं सुनाई दिया है उसके बारे में। हालांकि उसकी सिनेमाटोग्राफी ट्रेलर से ही काफ़ी अच्छी दिख रही थी, एक एक ऐसे इंडी
तरीके से उसको शूट किया ऐसा लग रहा था, पर क्या पता, मतलब बहुत क्रिटिसाइज हुई वो फिल्म, तो कुछ तो होगा, कुछ तो बुरा होगा शायद उस फिल्म में। पर वो देखनी है मुझे, तो वो भी देखूंगा, इसलिए ये लिस्ट टेंटेटिव है, शायद वो मुझे अच्छी लग जाए। पर इस लिस्ट में आएगी कि नहीं पता नहीं, मैं एक शायद इंडियन फिल्म्स की एक अलग लिस्ट कहूँ कर बनाऊंगा, जब मैंने साउथ की कुछ बहुत सारी फिल्में जो मैं देख नहीं पाया अब तक वो देखूंगा। वो कौन सी फिल्म है वो भी आपको मैं बताऊंगा, और हिंदी फिल्म्स की जो अभी मौजूदा लिस्ट है मेरी वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले ये लिस्ट हम देख लेंगे। तो ये मेरी पहली पिक है, एन एक्शन हीरो, जो कुछ मैंने आपको बताया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मुझे लगी कि इस फिल्म में हीरोइन नहीं है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है किसी भी एक्सेस एक्सेस मटेरियल पे। मतलब एक लव एंगल खाली फुकट घुसेड़ दो, अब हीरो है तो हीरोइन होगी, होनी चाहिए ना, तो वैसा कुछ नहीं है इस फिल्म में। ये मुझे बहुत खास बात लगी, क्योंकि वो जो एक्शन थ्रिलर का जो जॉनरा होता है ना, वो जितना जल्दी आप चीज़ें करोगे ना उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। तो ये इस बात की समझ थी इस फिल्म का भी। ये सेकंड जो फिल्म है, मतलब ये नंबर 9th पोजीशन पे जो एक्शन जो थी, अभी एक्शन हीरो थी, वो नंबर 10 पे थी। तो नॉर्थमैन मेरी नंबर 9 पोजीशन की फिल्म है, टॉप इस टॉप टेंटेटिव टॉप 10 में। तो नॉर्थमैन आपको पता होगी, ये मेरे ख्याल में साल के स्टार्टिंग में आई थी, कुछ फरवरी मार्च के टाइम आई थी। रॉबर्ट एगर्स ये डायरेक्टर काफ़ी फेमस है इंडी सर्किट में, इंडी फिल्म सिनेमा सर्किट में। लाइट हाउस और विच जो कि इसकी ब्रेक थ्रू फिल्म थी, जिस वजह से इसको पहचान मिली थी। और लाइट हाउस इसकी सबसे सबसे यूनिक क्रिएटिव वॉइस होने वाली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, जिसमें एक लाइट हाउस में दो बंदे रहते और मुख्य जॉनरा उसका हॉरर था, पर जो कुछ होता रहता है वो काफ़ी विस्केरल और काफ़ी साइकेडेलिक टाइप का होता है। और वही टोन एक्चुअली नॉर्थमैन में भी है, लेकिन नॉर्थमैन एक प्रॉपर कहानी है, एक प्रॉपर एपिक कहानी है, बदले की, राजाओं की, रिवेंज की एक प्रॉपर कहानी है। और एक्चुअली इस कहानी से प्रेरित शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था। इनफैक्ट एक नहीं, बहुत से नाटक लिखे थे, ऐसे मैं बोलूँगा, सब में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। सब में बिट्रेयल ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है शेक्सपियर के नाटकों में से। तो ये नॉर्थमैन से इंस्पायर्ड शायद हैमलेट मुख्यतः रहा। और हैमलेट से इंस्पायर्ड बहुत से अलग अलग फिल्म्स और अलग अलग टाइप की क्रिएशंस रहे, जैसे कि आपको पता होगा लायन किंग रही। तो लायन किंग का जो बेसिक प्लॉट है, अगर आपको उस तरीके से कंपेयर करना है समझने के लिए, तो लायन किंग का जो बेसिक प्लॉट है वही नॉर्थमैन का भी बेसिक प्लॉट है। पर फ़र्क ये है कि नॉर्थमैन इज़ नॉट अ शेक्सपियर अडेप्टेशन। नॉर्थमैन इस तरीके से बनाई गई फिल्म है कि जो एक्चुअल वाइकिंग लोग थे, जो स्कैंडिनेवियन नेशंस, मतलब जो ऊपर के आइसलैंड विसलैंड वो लोग के, यूरोप के जो ऊपर के कोल्ड एरिया के जो रीजन्स थे ना, उन लोग में ये फोक टेल की कहानी थी। तो वो कहानी किस तरीके से वो लोग बताते रहेंगे, या फिर उन लोग का इमेजिनेशन क्या होता रहेगा उन लोग के दुनिया का, वो शेक्सपियर से काफ़ी अलग था, क्योंकि शेक्सपियर तो ब्रिटिश था। तो वो उन लोग के लिए नाटक करता था, ब्रिटिश ऑडियंसेस के लिए या किंग्स एंड क्वींस के लिए। तो उसका रेंडिशन अलग रहेगा, और जो ओरिजिनल वाइकिंग स्टोरी रहेगी वो अलग रहेगा। तो वो जो ओरिजिनल वाइकिंग स्टोरी थी वो इसमें दिखी है नॉर्थमैन में। तो आपको अगर एक प्रॉपर फैंटेसी एपिक देखनी है जिसमें बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी हो, बहुत अच्छा एक्शन हो, बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्कोर हो, और एक कॉम्बिनेशन हो, जो हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन हो, पर जो टिपिकल फैंटेसी फिल्म होती है वैसे भी नहीं है, इसमें एक एक्सपेरिमेंटल टच है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये सभी कुछ है नॉर्थमैन में। नंबर 8 पे जो मेरी फिल्म है वो है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस करके। ये काफ़ी यूनिक सटायर जैसी फिल्म है। इस डायरेक्टर ने एक्चुअली इस फिल्म ने कांस में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्राइज़ रहता है पामडे, और वो जीता था इस साल का, तो वो भी एक फैक्टर है। और इस डायरेक्टर ने एक्चुअली इसके पहले भी एक बार पामडे और जीता था, इसी डायरेक्टर ने, रूबिन ऑसलॉन करके। स्क्वायर करके जो फिल्म थी उसके लिए जीता था, पर स्क्वायर से भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इतना ही मैं कहूँगा आपको, अगर ये आप ज़रूर देखिए फिल्म, अगर आप सबटाइटल्स में फिल्म देखने का आपको अगर आदत है तो ये ज़रूर फिल्म देखिए। आपको जहाँ भी आप नॉर्मली फिल्म डाउनलोड करते हो, देखते हो, ढूंढते हो, वहाँ ये आपको मिल जाएगी। इसका मैं बेसिक ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसका जो मुख्य पार्ट है फिल्म का वो एक शिप पे होने वाला है। पर जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस अपनी होती है कि शिप पे किस तरीके की कहानियाँ हो सकती है, उससे ये काफ़ी अलग है, इतना ही मैं कहूँगा। और ये भी एक डार्क कॉमेडी जॉनरा में बैठती है ये फिल्म। तो अभी नंबर 3 हमने देख लिया। सॉरी मेरा रिवील हो गया थोड़ा आगे का, पर वैसे भी आपको पता चलने ही वाला था।
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये फिल्म अगर आपको पता नहीं है तो आप किस पत्थर के नीचे रह रहे हो, मुझे पता नहीं। ये फिल्म इस साल की सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल क्रिएशन रही है। और इसकी खास बात ये है कि बहुत बहुत लिमिटेड बजट में लिमिटेड डायरेक्टर्स ने बहुत लिमिटेड वीएफएक्स टीम के साथ इतनी इतनी ज़बरदस्त एक्शन से भरी हुई, एक्शन फैंटेसी और अजीबोगरीब चीज़ों से भरी हुई फिल्म बनाई और उसको सक्सेसफुल करके दिखाया और बहुत बड़ी हिट किया एक्चुअली। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट भी थी, मतलब जिस रेशियो में उसका बजट था और उसके जितना पैसा उसने कमाया उसके हिसाब में से ये बहुत बड़ी हिट रही। और इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी, ये बहुत सालों से छोटे मोटे नहीं, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रोल्स उसने किए, लेकिन जो टिपिकल मार्शल आर्ट फिल्म्स होती है उनमें उसने ज़्यादा करके एक्टिंग किया है। आप देख सकते हो ये कॉचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, ये बाद में उम्र होने के बाद उनको थोड़े थोड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे रोल मिले, क्रेजी रिच एशियंस पिक्चर में या शैंगची में भी। पर जो ओरिजिनल उसका जो फेम, क्लेम टू फेम रहा था वो मार्शल आर्ट फिल्म से रहा था इस एक्ट्रेस का। पर पहली बार इस एक्ट्रेस को इतना और बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे आप कह सकते हो कि एक्चुअली ये ऑस्कर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये एक्ट्रेस मिशेल यो। तो ये देखिए, अगर आपने देखी नहीं है तो देखिए। इसका एक जो कंटेक्स्ट है जो आपको बताना मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो ये है कि अगर आप ये क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्में देख रहे हो, मतलब बहुत बार जिसको बोलते हैं मल्टीवर्स मूवीज़ जो आपने देखी रही है, देखी होगी बहुत सारी, तो उस मल्टीवर्स मूवीज़ का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको यूज़ इस फिल्म ने किया है। लेकिन एक डिवाइस बोल के अगर आप यूज़ करोगे तो उससे उसका उसका एक्सप्लोरेशन कितना डीप हो सकता है, मतलब जो एक्चुअली मार्वल फिल्म्स नहीं करते। मार्वल फिल्म्स के लिए वो सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस होता है और उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें होनी होती है वही होती है मार्वल के फिल्म्स में। वैसा इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ है कि अगर आप मल्टीवर्स एक्चुअल में ले रहे हो तो उससे आप ह्यूमन ड्रामा भी कैसे बोल सकते हो। हाँ, मल्टीवर्स का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें कम जाके उस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से इंसानों में कैसे कन्फ्यूजन हो सकती है और कैसे इंसान इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स पैदा हो सकते हैं, या फिर जो है कैरेक्टर्स वो उसी को आप कैसे उसके मल्टीपल शेड्स दे सकते हो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की वजह से, वो इसमें सबसे मज़ेदार देखने वाली बात है। और आखिर में सबसे इवेंचुअली ये फिर भी मतलब ये सब चीज़ें हैं इसमें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली ये एक फैमिली ड्रामा भी है। फैमिली ड्रामा कहने से अच्छा ये माँ और बेटी की कहानी भी है, तो वो उसके हार्ट में है। इस जो एट द कोर ऑफ द फिल्म एक माँ और बेटी की ये कहानी भी है। तो ये हो गया। तो ये थी हमारी नंबर 10, 9, 8, 7, नंबर 7 की फिल्म। और नंबर 6 की फिल्म जो कि मैंने आपको कहा था कि एक सुपर हीरो फिल्म ज़रूर है इस लिस्ट में, और वेरी ऑब्वियस है, द बैटमैन। द बैटमैन के बारे में थोड़ा मैं अब ये कहूँगा कि जो पहली डार्क नाइट जैसी फिल्में आई, या फिर जो एनिमेटेड आपको दिख रही है यहाँ पे, एनिमेटेड जो फिल्म्स थी बैटमैन की, या फिर एनिमेटेड शो जो था बैटमैन 90s में जो आता था खास करके, उस सब से हिसाब से अब हमारे मन में बैटमैन की एक इमेज बनी थी जो कि एक थोड़ा सा ग्रम्पी, थोड़ा सा ऐसे गुस्सेल टाइप इंसान था। मैं बैटमैन की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रूस वेन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ब्रूस वेन अलग रहा है और बैटमैन अलग रहा है। तो वो जो बैटमैन की जो इमेज थी उसको मेरे ख्याल में ना इस फिल्म में थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है कि ये बैटमैन जो है ये वो क्विंटेसेंशियल ग्रम्पी बैटमैन नहीं है। ये हार्ट ब्रोकन है, हाँ, ये सैड है ज़रूर है, पर ही ये क्या बोलते हैं ना, ये होपफुल भी है कि उसके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा शायद। इस टाइप का पर्सपेक्टिव है इस बैटमैन का। तो वो जो बैटमैन, इसका बैटमैन वॉइस भी है वो भी अलग है। जैसे पहले क्रिश्चियन बेल ग्रम्पी जो करता था बैटमैन वॉइस, वैसा इसका बैटमैन वॉइस नहीं है। रॉबर्ट पैटिसन ने जो किया है वो उससे अलग है। और सेकंड जो बात है, एक डिटेक्टिव थ्रिलर जिस तरीके से बनती है, जिस तरह की होती है, मतलब आपको अगर पता होगा कि डेविड फिंचर नाम का एक फिल्म मेकर है जिसने फाइट क्लब फिल्म बनाई थी। हालांकि फाइट क्लब बहुत अलग फिल्म थी उसके, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब जो डिटेक्टिव थ्रिलर टाइप का जो जॉनर है उसमें जो उसने 2-3 फिल्में बनाई, मतलब एक तो 7 बनाई
जिसमें केविन स्पेसी विलन था, ब्रैड पिट था, मॉर्गन फ्रीमन था, और ज़ोडिएक बनाई, जो कि इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर थी कि एक जर्नलिस्ट पता करने को ट्राई करते रहते ये ज़ोडिएक किलर कौन है करके। वो एक है। गॉन गर्ल में ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिसमें भी डिटेक्टिव थ्रिलर कॉन्सेप्ट था, वो भी उसकी फिल्म थी। तो वो उसका एक्सपर्टीज़ है एक्चुअली डेविड फिंचर का। तो वो जो पर्सपेक्टिव है उस तरीके का पर्सपेक्टिव इसमें दिया गया है, लेकिन काफ़ी एक्शन भी है। सिर्फ ये प्रॉपर डिटेक्टिव थ्रिलर स्टार्ट टू एंड नहीं रहती, एक पार्ट है, एक चंक है जहाँ पर ये डिटेक्टिव थ्रिलर रहती है फिल्म, लेकिन एंड में आपको जो एक्सपेक्टेड है एक बैटमैन फिल्म से, जो कि एक बड़े स्केल का एक्शन हो और कुछ तो ड्रामेटिक हो, एंड में इमोशनली ड्रामेटिक हो, वो सब कुछ इस फिल्म में। तो एक क्विटेसेंशियल बैटमैन फिल्म से जो जो एक्सपेक्टेड है वो है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ट्विस्ट की इस फिल्म ने, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात थी। और बहुत सारी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें 2-3 फिल्में और आनी चाहिए, कम से कम एक ट्रिलॉजी तो बननी चाहिए। और मेरे ख्याल में सेकंड फिल्म स्टार्ट हो चुकी है, मेरे ख्याल में वॉकिन फिनिक्स ही आएगा शायद इसमें, मुझे पता नहीं। पर मैं चाहूँगा कि वॉकिन फिनिक्स की खुद की अलग ट्रिलॉजी हो जोकर की, और रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की खुद की अलग ट्रिलॉजी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि वो बहुत अलग टोन है, जो वॉकिन फिनिक्स का जोकर जो था वो बहुत अलग टोन में था, अलग जोन में ही था पूरी तरीके से, और ये अलग है। तो दोनों को मिक्स करोगे तो जो कुछ प्रोडक्ट तैयार होगा वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, आई डाउट। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों अलग हो, लेकिन वैसे नहीं होने वाला है, अपने चाहने से क्या होता है। तो एक्चुअली ऑलरेडी है शायद मेकिंग में फिल्म जहाँ पर वो दोनों एक साथ होने वाले। चलो, तो नंबर 10, 9, 8, 7, 6 हो गया, 6 हमारा बैटमैन है। और नंबर 5 की मेरी फिल्म है, एक एनिमेटेड फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, गिलर्मो डेल टोरो की पिनोकियो। गिलर्मो डेल टोरो मेरा काफ़ी पसंदीदा डायरेक्टर है, हालांकि मैं उसका पहला नेम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत पसंदीदा डायरेक्टर मेरा रहा है। खास करके इसकी पैंस लेब्रिथ करके जो फिल्म थी, जो स्पेनिश लैंग्वेज में थी, और उसमें वर्ल्ड वॉर का एक कंटेक्स्ट था, बैकड्रॉप था, और उसके बीच में एक लड़की की फैंटेसी थी, और वो जो रियल दुनिया थी और वर्ल्ड वॉर की दुनिया, रियल वर्ल्ड वॉर की जो दुनिया थी और उसकी फैंटेसी की जो दुनिया थी लड़की की, वो दोनों का मिक्स एंड मैच कैसे होता है, कितनी खूबसूरती से होता है, ये इसमें था। और यही थोड़ा फार प्रयत्न इसमें भी हुआ है कि वर्ल्ड वॉर का बैकड्रॉप एक्चुअली इसमें भी है। वर्ल्ड वॉर का ऐसे नहीं है, पर वॉर का बैकड्रॉप इसमें भी है, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर का ही है, राइट। मुसोलिनी है इसमें, है, राइट। सो इट्स वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर 2 है, वहाँ पर भी शायद वर्ल्ड वॉर 2 ही था। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर का बैकड्रॉप है, और उसमें ये फैंटेसी भी है कि पिनोकियो की फैंटेसी है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही पिनोकियो की इस फिल्म, इस अडाप्टेशन की, क्योंकि ये पिनोकियो की स्टोरी काफ़ी पुरानी है और बहुत सारी अडेप्टेशंस इसकी हो चुकी है। मतलब डिज्नी ने सबसे पहले बार शायद बनाई थी 1930s या 40s में कुछ। तो उससे ये सबसे डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो विजुअल आर्ट है इस फिल्म में, जो विजुअल आर्ट है उसमें कहीं पर भी ये पिनोकियो क्यूट नहीं दिखता, मतलब बच्चों का खिलौना नहीं दिखता। वो ऐसा दिखता है कि थोड़ा अपसर्ड ही दिखता है वो। मतलब अगर सच में ऐसा होगा, सच में अगर एक लकड़े के से बना हुआ पुतला अगर ज़िंदा हो जाएगा तो कैसा होगा, तो कुछ चीज़ें अजीब होगी उसके बारे में। तो वैसी कुछ चीज़ें अजीब है इसके बारे में। कहानी, जो बेसिक कहानी है वो पिनोकियो की जैसी पुरानी टाइम से थी वही है, लेकिन इसमें जो विजुअल आर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो वॉर का जो थीम ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है ओरिजिनल कहानी से यहाँ पर, कि वॉर के बैकड्रॉप में ये सब हो रहा है, इसका हमेशा आपको फिल्म देखते वक्त एक आइडिया दिया गया है। तो ये बच्चों की फिल्म उस वजह से सिर्फ नहीं रहती, हालांकि ये बच्चों के लिए भी वर्क हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों की फिल्म नहीं होती, आपको ये बैकड्रॉप समझ में आता है। इनफैक्ट जो मैं, आप थोड़ा स्पॉइलर जैसा है, पर एक इस ओपनिंग फिल्म का स्टार्टिंग सीन्स में ही ये जो बुढ़ा इंसान होता है, जो कारपेंटर होता है जिसने पिनोकियो को बनाया है, उसका जो रियल बेटा रहता है उस, वो वॉर की वजह से कैसे मरता है, वो स्टार्टिंग के मेरे ख्याल में 10 या 15 मिनट में या 5-10 मिनट में ही शायद दिखाया पहले ओपनिंग सीन्स में। वो जिस तरीके से दिखाया उधर उधर से ही आपको ये एक बता देती है कि भाई यही ग्रिम टोन रहने वाला है, मतलब बैकड्रॉप पे यही टोन रहने वाला है फिल्म का। तो अगर आप बच्चे हो तो फिर भी आप सीरियस कहानियाँ आप सुन सकते हो, मतलब आपके लिए वो भी नेसेसरी है मेरे ख्याल में, जहाँ पर डेथ का उल्लेख हो। डेथ के बारे में भी बच्चों को पता चलना मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बड़ों के लिए फिल्म है, ये बच्चों के लिए भी ऐसी कहानियाँ हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है।
तो ये मेरी पिक थी। अभी मैं रुकता हूँ एक सेकंड। ओके चलो, वीडियो चालू है तो मैं बोलता हूँ, शायद बीच में रुक जाए तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा। तो नेक्स्ट पिक है मेरा टार, जो कि है नंबर 10, 9, 8, 7, 6 हो गया, 5, 4। सो टार इज़ माई नंबर 4 फिल्म। टार के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ये इस साल की सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म्स में से एक है। इस बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस तो डेफिनेटली नॉमिनेशन है, शायद मिलने की भी बहुत सी चांसेस है। मतलब 95% मैं कहूँगा कि केट ब्लैंचेट को ही बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिलने वाला है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी ऑलमोस्ट 100% नॉमिनेशन तो पक्का होगा टॉड फील्ड को। बेस्ट पिक्चर के लिए भी इसका ऑलमोस्ट 100% नॉमिनेशन होगा। तो आज का जो वो हैशटैग मीटू का जो दौर आया, उसके बाद कुछ कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत सी फिल्में बनी उसके बारे में, और वो जो सेंसिबिलिटी थी वो इंडस्ट्री में, हॉलीवुड की इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित हुई। और उस हिसाब से शायद हैशटैग मीटू डायरेक्टली पे बेस्ड फिल्में बनी, वो ऐसी तो बनी, लेकिन उसके अलावा भी जो औरतों की कहानियाँ बताने का जो दौर आया, खास करके लास्ट ईयर में 2021 में, खास करके बहुत सारी विमेन डायरेक्टर्स विमेन पे फिल्म्स बना रही थी। हालांकि इसका डायरेक्टर विमेन तो नहीं है, पर फिर भी तो उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है, वो मेरे ख्याल में टार है। क्योंकि टार ऐसी फिल्म है जो बहुत मल्टी, क्या बोलते हैं आप, वो किसी इजीली एक साइड पे नहीं इंक्लिनेशन ले रही। वो हैशटैग मीटू का जो कुछ था उसको ग्लोरीफाई करने के लिए बनी नहीं है ये फिल्म, उसको टेक ओवर करने के लिए या फिर उसके खिलाफ कुछ करने के लिए भी ये फिल्म नहीं बनी है। ये जो कुछ है उसको, मतलब इतना इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे पर इतना था कि जब मैंने ये पहली बार फिल्म देखी तो इसमें एक क्लासिकल म्यूज़िक की जो, क्या बोलते हैं उसका, ऑर्केस्ट्रा हैंडलर रहती है, उसकी ये कहानी है। तो मुझे जिस तरीके से फिल्म देखी मैंने, और पूरी फिल्म देखी, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक्चुअल में रियल स्टोरी ही हो सकती है। उसके अलावा कैसे वो लोग ने इतना इतना बिलीवेबल लिखा है। मतलब शायद ये सब रियल में हुआ होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ये पूरा फिक्शनल है, इट्स अ कम्प्लीटली फिक्शनल वर्जन, कि ये किसी का बायोपिक नहीं है, कुछ नहीं। मुझे ये बायोपिक ही लगा असल में। सो इतना उसको रियलिस्टिक अप्रोच दिया है। और ये एक पावर पोजीशन पे रहने वाली एक आर्टिस्ट रहती है, एक औरत रहती है, और फिर भी वो कैसे मिसयूज़ कर सकती है। और अगर वो मिसयूज़ कर रही है मतलब वो आउट एंड आउट विलन है, आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर है, ऐसा भी नहीं है। उस सिचुएशन में और भी क्या क्या होता है या कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये सभी इस फिल्म में दिखाया गया। और एक कैरेक्टर स्टडी भी हुई है, और एक जो अभी अभी आज का नया कल्चर बन चुका है उसकी भी एक स्टडी हुई है इस फिल्म में। एक आर्ट कल्चर की भी एक नए नए से स्टडी है मेरे ख्याल में इस फिल्म में। तो ये मस्ट वॉच फिल्म है मेरे ख्याल में। अगर मैं आपको 4-5 जो कि मैं अभी दे रहा हूँ, मैं ये 5th या 4th पोजीशन पे है, तो जो मिनिमम लिस्ट दे रहा हूँ उसमें ये हमखास रहेगी मेरे ख्याल में। अभी मैं आ रहा हूँ नंबर 3 पे, आप देख रहे हो। नंबर 3 पे मेरी पिक है आफ्टर सन। मैं इतना ही कहूँगा कि ये आप देख लीजिए ये फिल्म। मतलब ये इंडिपेंडेंट सिनेमा की इस साल की मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। और ना सिर्फ इस साल में, कुछ लास्ट 4-5 ईयर्स में बनी हुई सबसे इमोशनली पॉइगनेंट जिसे बोलते हैं ना, मतलब एक ऐसा इमोशनल इम्पैक्ट है इस फिल्म का जो बहुत टाइम तक रहेगा। आप फिल्म देखने के बाद हफ्ते भर तक आपको ये इसके मोमेंट्स याद आते रहेंगे। और कुछ ओवर द टॉप नहीं है, कुछ आर्ट्सी नहीं है इसमें। इसमें ऐसे नहीं है कि अगर ये इंडिपेंडेंट फिल्म है तो इसमें कुछ बहुत सा आर्ट्सी हो रहा नहीं है। ये एक सिंपल कहानी है। मतलब ये बच्ची है और ये इसका पिताजी है, बाप है, और ये सेट है शायद 1990s, मिड 90s के टाइम पे, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे। इंटरनेट था एक्चुअली, वहाँ पर था इंटरनेट, हमारे पास इंटरनेट नहीं था इंडिया के में। लेकिन ये उस सिंपलर टाइम में सेट हुई कहानी है, एक फादर की और उसके बच्ची की, जो एक साथ नहीं रहते हमेशा के लिए, तो क्योंकि डिवोर्स हो चुका है उसका अपनी बीवी के साथ, इसकी माँ के साथ। पर वो लोग एक वैकेशन पे आए हुए हैं जो कि टर्की में है। वो प्रॉबेबली अमेरिकन है, तो वो टर्की में आए हुए, और वो
एक वैकेशन है ये पूरा फिल्म, मतलब ये पूरा एक वैकेशन है जो ये दोनों एक साथ स्पेंड करते हैं, इतना ही एक इतनी ही कहानी है। पर इस वैकेशन का इम्पोर्टेंस उस बच्ची के लाइफ में, फ्यूचर में है, पूरी लाइफ में, उसके आगे के पूरे लाइफ में कितना है, ये आपको हिंट दिया जाता है कहीं 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 पे। आपको ये फिल्म पूरी इसी इसमें सेट है, ऐसे नहीं कि आगे भी कुछ दिखाया बहुत कुछ, नहीं। पर आपको हिंट दिया जाता है कि ये छोटे से एक चीज़ का उसके लाइफ में, छोटी सी नहीं एक्चुअली, बड़ी सी चीज़ थी, तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है। और क्यों है इम्पोर्टेंस, क्योंकि उसका जो बाप रहता है वो मेंटल डिसऑर्डर से जूझता रहता है ड्यूरिंग दिस टाइम, होल टाइम। और वो जितना वो ट्राई करते रहता है कि उसके बच्ची तक वो पहुंच नहीं चाहे, मतलब उसका जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट इम्पैक्ट है, वो उसके बच्ची पे ना पहुंचे उस दौरान। इसके लिए वो बहुत ट्राई करते रहता है। तो ये सब सेटअप में ये फिल्म इम्पैक्टफुल होती है, इतना ही मैं कहूँगा। और कुछ प्रिटेंशियसनेस नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। एक कोलाज है आप कह सकते हो, एक फैमिली मोमेंट्स का। ऐसे बहुत से मोमेंट्स एक्चुअली ऐसे हैं जो एक्चुअल में ऐसे लगते हैं कि किसी का तो फैमिली एल्बम हम देख रहे हैं, ऐसा फीलिंग आता है। तो मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई फिल्म ऐसा कर पाए। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्म है, पाकिस्तान की जॉयलैंड। पाकिस्तान की एक और फिल्म, कमर्शियल फिल्म थी, लेजेंड ऑफ मौला जट करके, जो इस साल रिलीज़ होने वाली थी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले रिलीज़ होने वाली थी, कल रिलीज़ होने वाली थी, जो कि नहीं हुई रिलीज़, शायद आगे भी नहीं होगी, पर वो भी OTT पे आ ही जाएगी कि कहीं ना कहीं तो हमें देखने का चांस तो मिल जाएगा। पर जॉयलैंड जो फिल्म है वो एक्चुअल में पाकिस्तान की सब अब तक की, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट फिल्म है। मतलब मुझे नहीं लगता कि जॉयलैंड से बेहतर फिल्म पाकिस्तानी फिल्म मेकर ने कभी पाकिस्तान में बनाई होगी। आई डोंट थिंक सो। हालांकि बेस्ट आप किस तरीके से बोल रहे हो बेस्ट है, मतलब हर अलग अलग टाइप की फिल्में होती है। जैसे मौला जट तो कम्प्लीटली अपोजिट है कंपेयर टू दिस स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। ये इंडिपेंडेंट सिनेमा जैसे बनते हैं दुनिया भर में, उस टाइप की ये फिल्म है। पर इसके हार्ट में अगर कुछ है तो वो है फैमिली का जो सेटअप रहता है, जो एक क्विटेसेंशियल पाकिस्तानी फैमिली दिखाई है। पर हम इंडियंस के लिए भी वो काफ़ी रिलेटेबल, काफ़ी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके का वो फैमिली का डायनेमिक है। तो हमारे पास भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं रहता। शायद हमारा कल्चर अलग हो थोड़ा बहुत, रिलीजन भी हाँ शायद हमारा अलग हो, मतलब मुस्लिम्स का सिर्फ मुस्लिम्स को ही रिलेट होगी ऐसी भी नहीं है कि सब लोग को रिलेट होने वाली फिल्म है। पर जो बातें ये कह रही है ये फिल्म, वो पाकिस्तानी माइंडसेट को ज़्यादा क्या बोलते हैं ना आप, हर्ट करने वाली कुछ कुछ बातें हैं मेरे ख्याल में। इंडियन माइंडसेट से ज़्यादा पाकिस्तानी माइंडसेट को ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ है। और इसीलिए शायद ये फिल्म को पहले तो बैन कर दिया था पाकिस्तान ने, पर बाद में जब इसका सिलेक्शन हो गया, शॉर्टलिस्ट, अभी तो के में जो 15 फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई है वहाँ पर ये शॉर्टलिस्ट हुई है। और हमारी इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी लास्ट फिल्म शो करके, वो भी शॉर्टलिस्ट हुई है। तो दोनों शॉर्टलिस्ट हुई है। अगर दोनों भी टॉप 5 में चली गई तो बहुत अच्छा होगा। पर जॉयलैंड मेरे ख्याल में ज़रूर जाएगी टॉप 5 में, ज़रूर जाएगी, क्योंकि बहुत दुनिया भर में फ़िलहाल इस फिल्म का बहुत बोलबाला रहा है। और ऐसी कहानियाँ पाकिस्तान से आई नहीं थी कब अभी तक। तो ये बहुत नई बात है कि कोई तो फिल्म मेकर है जिसने ये फिल्म बनाई और लोगों तक ये पहुंचाई, ये कहानी पहुंचाई। क्योंकि ये फिल्में नहीं बन सकती अगर किसी ने वो डेयरिंग नहीं की इस टाइप की कहानी बताने की, तो ये कोई नहीं बताएगा। मतलब बाहर वाले आपके घर में आके ऐसी कहानी नहीं बताने वाले, आपको ही बताना है दुनिया भर को कि क्या हो रहा है, आपके देश में, आपके कल्चर में क्या गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत ही बता रहे हो, आप इसमें अच्छी चीज़ें भी दिखा सकते हो। और जो इसमें भी है एक्चुअली जॉयलैंड में भी इसमें होप है, मतलब कंप्लीटली ड्रेडफुल फिल्म नहीं है, होप का नामो निशान इस फिल्म में भी है। तो ये भी काफ़ी रिकमेंडेड फिल्म है जॉयलैंड। और अभी मैं नंबर 1 फिल्म की बात करूँगा, जो कि हमारे स्टीवन स्पिलबर्ग, ये डायरेक्टर का नाम दुनिया भर में सबको पता होगा। दुनिया का सबसे फेमस डायरेक्टर जिसका नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो स्टीवन स्पीलबर्ग ही है, मतलब इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो ये उसके बचपन की कहानी है, सिर्फ उसके बचपन की नहीं, उसकी फैमिली की कहानी है। और उसका जो सिनेमा से प्यार हुआ उसकी भी कहानी है। पर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर अपने बचपन की कहानी बताता है, ये एक्सपेक्टेड है कि उसमें उसको सिनेमा से कैसे प्यार हुआ, ये पार्ट तो आएगा ही, ज़रूर आएगा।
और उसके अलावा जो है इस फिल्म में, उस वजह से ये फिल्म बनी है। ये फिल्म इसलिए नहीं बनी है कि स्पीलबर्ग को अपना इंस्पिरेशन बताना था बचपन का। स्पीलबर्ग ने ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि उसने कुछ तो एक अनुभव लिया था अपने पेरेंट्स के कंसर्न में, जो उसको सिनेमा के थ्रू बताना था उसको। या फिर एक्चुअली एक राइटर है जो इस फिल्म का राइटर है, शायद क्रेडिटेड होगा वही, कहाँ है वो, आई थिंक यही होगा, टोनी कश्नर। तो ये बहुत सालों से काम करता रहा है स्पीलबर्ग का, तो जब भी इन लोग कुछ तो शेयर कर रहे थे एक दूसरे से बात, तभी स्पीलबर्ग ने शायद वो किस्सा बताया इसको टोनी कश्नर को। तभी टोनी कश्नर के मन में ये विचार आया कि उसके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। और ये बात है कुछ 15-20 साल पहले की, जब भी स्पीलबर्ग कुछ कोई कोई और ही फिल्म बना रहा था। तो तब से वो ये टोनी कश्नर इस फिल्म पे सोच रहा था और इस फिल्म पे काम कर रहा था। तो इसमें वो जो पार्ट है, वो जो किस्सा है, वो इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि स्पीलबर्ग से डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है। वो एक स्पेक्टेटर है उस चीज़ का, वो जो घटना हुई या फिर वो सीरीज ऑफ घटना हुई उसका। ये एक छोटा यंग स्पीलबर्ग, छोटा बच्चा, छोटा मतलब एकदम छोटा भी नहीं एक्चुअली, थोड़ा टीनेजर, अर्ली से मिड टीनेजर रहने वाला स्पीलबर्ग बच्चा, इस फोटो में जो दिख रहा है वो नहीं, उससे थोड़ा एक बड़ा वर्जन है उसका। उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। उसके बाद में वो स्कूल में गया, जूनियर स्कूल क्या बोलते हैं उसको वो लोग कुछ तो बोलते हैं, हाई स्कूल बोलते हैं वो लोग आई थिंक, जो कॉलेज के पहले आता है थोड़ा, जैसे हमारे पास 11th-12th होता है, तो उस टाइप का वो गया। उसमें एक फ़ेज़ है, तो उसी फेज़ में कुछ घटनाएं इसके फैमिली में होती है, तो उसके ऊपर ये एक्चुअल फिल्म बेस्ड है। उसकी माँ का जो रोल किया मिशेल विलियम्स ने, मिशेल विलियम्स का एक्चुअली कैरेक्टर इस फिल्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी औरत नहीं है। मतलब उसमें कुछ है चीज़ें जो उसके साथ वालों को रहने के लिए थोड़ा, मतलब बुरी चीज़ें हैं ऐसे नहीं, मैं नहीं कहूँगा, पर कुछ अलग चीज़ें हैं उसके कैरेक्टर की में, कि जिस वजह से उसके जो उसका बेटा है या उसका पति है या उसकी बेटी है, उन लोग के लिए लाइफ थोड़ी अलग हो जाती है नॉर्मल लोगों से। इस टाइप का वो कैरेक्टरिस्टिक है इस कैरेक्टर में। और जिस वजह से ये फिल्म इंटरेस्टिंग है, मिशेल विलियम्स के कैरेक्टर की वजह से और उसके परफॉर्मेंस की वजह से। मिशेल विलियम्स भी डेफिनेटली नॉमिनेट तो होने वाली है, शायद जीते ना, क्योंकि केट ब्लैंचेट है और मिशेल यू है जो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। पर मिशेल विलियम्स का परफॉर्मेंस भी काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है इस फिल्म में। और ये 3 नॉमिनेशंस आप लिख सकते हो, आप भी लिख के ले लो, मिशेल यू और केट ब्लैंचेट और मिशेल विलियम्स, तीनों भी बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिलने वाला है तीनों को भी। और उसमें से कोई भी जीते, इन तीनों में से कोई भी जीते मुझे डिजर्विंग लगेगा, पर शायद केट ब्लैंचेट ही मोस्ट चांसेस है कि जीतेगी। तो फेबलमैन्स मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे मैंने रखी है। स्पीलबर्ग की जो बाकी की फिल्में थी उसमें से कुछ कुछ फिल्में मैंने अभी भी नहीं देखी। मतलब वो जो इंडियाना जोन्स की फिल्म से मैंने वो अब तक भी देखी नहीं है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने नहीं देखी है। तो मैं एक आपको लिस्ट बता देता हूँ जो मैंने स्पीलबर्ग की फिल्में देखी है। उसमें उसमें जो मैंने रैंक की हुई फिल्म है, कैसे मैंने रैंक किया उनको एक बार दिखा देता हूँ आपको। फिर आपको कोई इंडियन फिल्म भी दिखानी है इस साल की जो मैंने रैंक की है। तो ये स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है, आप देख सकते हो कि जॉज मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है स्पीलबर्ग की, और सेकंड नंबर पे मैंने फेबलमैन्स को रखा है। पर ये अब भी मैंने देखी है, तो ऐसा ये डेफिनेटिव नहीं है, शायद फेबलमैन बाद में थोड़े मुझे कम अच्छी लगे, शायद मैं नीचे डाल दूंगा। पर शिंडलर्स लिस्ट और सेविंग प्राइवेट रायन से थोड़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है ये, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन रिलेशनशिप का एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रिप्रेजेंटेशन हुआ है इस फिल्म में, ऐसा मुझे लगता है। शिंडलर्स लिस्ट भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी ऑब्वियसली, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्म थी। सेविंग प्राइवेट रायन वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स एवर मेड, ऐसा आप कह सकते हो, जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ था। बाकी सब तो आपको पता है, जुरासिक पार्क आपको पता है, उसके बारे में कुछ बताने का ज़रूरत नहीं। ये मैंने रिसेंट में देखी ईटी, जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई। और उसका रीज़न ये होगा कि शायद उस रिलेटेड चीज़ों पे हमने इतनी सारी फिल्में अभी देख चुकी है ऑलरेडी। एलियन जब पहले बार दुनिया में आता है तो वो उसका नॉवेल्टी फैक्टर अभी नहीं है शायद। जिसने बचपन में देखी होगी ईटी या पहले देखी होगी और वो उसका मेमोरी रहेगा, उसको ये अभी भी पसंद आएगी अगर वो वापस देखेगा तो। पर नए ऑडियंसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ईटी का उतना सेम इम्पैक्ट नहीं है अभी जितना तभी शायद हुआ होगा ऑडियंसेस के लिए। तो ये हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको इस साल की मेरी जो इंडियन फिल्म्स थी उसकी लिस्ट, और ये फॉरेन फिल्म्स की भी मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, कि जो मैंने अभी टॉप 10 में नहीं ली
वैसी वैसे ये पहले फॉरेन भी कर देता हूँ। तो ये आप देखा देखा कि फेबल मैन नंबर 1 थी पिक मेरी, आफ्टर सन, टार, पिनोकियो, बैटमैन, एवरीथिंग, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ये क्लोज करके फिल्म है, जो मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने देखी, 2 दिन पहले देखी एक्चुअली। ये भी काफ़ी अच्छी फिल्म है। ये भी दो बच्चे हैं, उनके रिलेशनशिप के बारे में है। और थोड़ा ग्रिमनेस इसमें भी है, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, थोड़ा एक ग्रिम टोन, बच्चों के दुनिया का ग्रिम टोन, ये एक थोड़ा कॉमन फैक्टर रहा है इस साल, ऐसा आप कह सकते हो। कि जो पिनोकियो में है, जो फेबलमैन्स में है, जो क्लोस में है, और भी कुछ फिल्मों में है। 13 लाइव्स, ये फिल्म अगर आपको पता नहीं है तो आप देख लीजिए। आप जिसको वो एडवेंचर नहीं कह सकते, पर एक रियल लाइफ चीज़ पे ये बेस्ड है कि कुछ बच्चे, आई थिंक थाईलैंड के, हाँ थाईलैंड के, एक गुफा में अटक गए थे। और गुफा बाहर से पानी से भर गई थी, तो वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो जो डाइवर्स होते हैं, ये जो पानी के अंदर तैर सकते हैं, उन दुनिया भर से आए थे, और उन्होंने कैसे बचाया उन बच्चों को। 13 बच्चे थे, 12 बच्चे थे एक्चुअली, और उनका कोच था। एक फुटबॉल टीम थी, 12 बच्चों की फुटबॉल टीम थी, और उनका कोच था। तो उन लोगों को कैसे बचाया गया, वो रेस्क्यू मिशन कैसे हुआ, इसके बारे में ये फिल्म है। काफ़ी ज़बरदस्त एग्जीक्यूट की हुई फिल्म है। और रॉन हॉवर्ड काफ़ी पुराना डायरेक्टर है, काफ़ी एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, काफ़ी सारी फिल्में उसने बनाई हैं, आपको देख सकते हो। अपोलो 13 से लेके रश से लेके ब्यूटीफुल माइंड, डाविंसी कोड, बहुत बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो ये उसकी एक थोड़ी कम बात की हुई फिल्म है एक्चुअली। थोड़ा जितना ज़्यादा बात नहीं हुई इस फिल्म के बारे में, जो कि होनी चाहिए मुझे लगता है। नोप आपको पता होगी, जॉर्डन पील की फिल्म है, जिसने अस और गेट आउट बनाई थी। ये काफ़ी सिनेमाटिक वे से शूट की, काफ़ी अलग टाइप का एक स्पेक्टिकल एडवेंचर आप कह सकते हो। एक हॉरर एलिमेंट तो है ही इसमें ऑब्वियसली, जॉर्डन पील है तो हॉरर तो होगा ही। हॉरर की बात की जाए तो इस साल की सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म मेरे ख्याल में पर्ल थी, जो एक्चुअली ओरिजिन स्टोरी है एक दूसरे फिल्म की, जो इसी डायरेक्टर ने इसी साल रिलीज़ की थी, एक्स करके। ये एक्स फिल्म है, ये पहले आई थी। इसमें एक विलन था, या फिर एक कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था, जिसका ओरिजिन पर्ल में है। पर्ल उसका ओरिजिन स्टोरी है, और पर्ल बाद में ही, और पर्ल लोगों को ज़्यादा पसंद आई, आप देख सकते हो। 3.9 इसका रेटिंग है यहाँ पर, और एक्स का रेटिंग 3.6 है। तो मैंने एक्स अब तक देखी भी नहीं है, पर उसका ओरिजिन स्टोरी पर्ल में है। इसका मतलब डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पर्ल समझने के लिए एक्स देखनी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और आप अभी आप पर्ल देख रहे हो, अगर आपको पसंद आ गई तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पर्ल आप पहले देखो, और आपको पर्ल पसंद आए तो फिर एक्स देखो, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि वो बेटर फिल्म है वैसे भी, पर्ल वो बेटर अक्लेम्ड फिल्म रही है। एंटर गैलेक्टिक काफ़ी इंटरेस्टिंग एनिमेटेड फिल्म है नेटफ्लिक्स की। जो स्पाइडरमैन का एक फिल्म आई थी जो सोनी ने बनाई थी, इसमें ब्लैक स्पाइडरमैन था, जो मेरेलिस, क्या नाम था उसका, जॉर्ज मेरेलिस और समथिंग। तो उस टाइप का जो एनिमेशन था, जो कॉमिक बुक स्टाइल का एनिमेशन था, उस टाइप का एनिमेशन है इस फिल्म में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, विजुअली इंटरेस्टिंग फिल्म है। ऊपर एक बेसिक रोमांटिक स्टोरी है इसमें। अथेना करके फिल्म है, फ्रेंच फिल्म है। एक क्या बोलते हैं उसको, बच्चों का जो ये होता है, बच्चे भी नहीं है एक्चुअली इसमें, सब बड़े लोग ही है। पर वो एनार्की जो होती है, मतलब स्लम्स में, या फिर जो जिसमें जहाँ पर गैंगस्टर एरियाज होते हैं, मतलब फ्रांस में इस टाइप की फिल्में एक्चुअली कॉमन है। ये पहली फिल्म नहीं है, इसके पहले ला हैन करके एक फिल्म बनी थी। और ये देखिए, ला हैन करके एक फिल्म बनी थी, और ले मिसरेबल्स करके फिल्म बनी थी। दोनों में ये कॉमन फैक्टर था, और इसमें भी वही फैक्टर है कि जो एनार्किस्ट है एक तरीके से, पर बहुत यंग किड्स है इसमें से, कुछ कुछ 14, 15, 16 साल के ऐसे। और जो पुलिस रहती है, पुलिस का वायलेंस होता भी है, पर कुछ ऐसे नहीं कि पुलिस पूरी तरीके से गलत है। और इस फिल्म में भी यही पर्सपेक्टिव है, पुलिस पूरी तरीके से गलत नहीं है, बच्चे भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो दोनों में फ्लॉज है, दोनों में अच्छाइयाँ हैं, इस तरीके का पर्सपेक्टिव है। वुमन किंग आपको पता होगा कि वकांडा फॉरएवर और वुमन किंग इस साल की दो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लैक वुमेन को रिप्रेजेंट करने वाली प्रॉपर एंटरटेनिंग फिल्म्स है। वुमन किंग भी काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, काफ़ी अच्छा एक्शन है, ड्रामा है। ये आप देख सकते हो कि मल्टीवर्स भी है, मैंने 3.5 स्टार्स दिए थे। प्रे है, लाइट ईयर है, ब्लॉन्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, अभी उसके बारे में मैं बात करूँगा। पर जो मैरिलिन मनरो के एक्चुअल फैंस रहे हैं इतने सालों से, उनको ब्लॉन्ड पसंद आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिग्रेडेबल वे से इस कैरेक्टर को दिखाया है इस फिल्म में, ब्लॉन्ड में। और आई डोंट नो, मतलब
विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए है विजुअली इस फिल्म में। जिस तरीके से शूट की गई है फिल्म, दिखती भी अच्छी है फिल्म, पर वो कैरेक्टर के साथ जो किया है वो मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं लगता। मतलब वो बहुत डिग्रेडेशन या फिर जिसे बोलते हैं ना एक्सप्लॉइट किया गया है मैरिलिन मनरो के कैरेक्टर को। लोग कहते थे कि मैरिलिन मनरो को भी इंडस्ट्री ने, हॉलीवुड के इंडस्ट्री ने एक्सप्लॉइट किया था, उसी तरीके से मुझे फिल्म में लगा कि ये फिल्म ने भी एक्सप्लॉइट ही किया है और कुछ अलग नहीं किया है, अगर रियल में हुआ होगा तो। अभी आपको इंडियन फिल्म्स दिखाता हूँ जल्दी से, जिसमें एक पाकिस्तानी फिल्म का नाम है जॉयलैंड, जो कि नंबर 1 पे है, क्योंकि बस उसी को मैंने 5 स्टार दिया है। उसके बाद एक्शन हीरो है। उसके बाद गहराइयाँ मुझे पसंद आई थी। गहराइयाँ मुझे पता है लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे काफ़ी पसंद आई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी कहानी थोड़ी सरफेस लेवल पे है, ऐसा कह सकते हो, पर जिस तरीके से डायरेक्ट की गई फिल्म है ये, और दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है खास करके, जो एक एज अ प्रोटैगनिस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। मतलब वो एक खूबसूरत औरत है, मतलब अभी कुछ लोगों को तो दीपिका खूबसूरत भी नहीं लगती आजकल। क्योंकि लोगों का टेस्ट आजकल बदल गया है गेस, बट जो कुछ है, पर वो एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक ब्रोकन टाइप का कैरेक्टर है दीपिका का इस फिल्म में, जो मुझे वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा। और ऐसा लगा कि जो जो चीज़ें उसके साथ होती है उसकी ज़िंदगी में, वो हमारे साथ भी ऐसी होती रहती है, कि हम जब जब भी ट्राई करते हैं कि कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो अलग ही प्रॉब्लम नया आ जाता है। उस टाइप का जो नैरेटिव था वो मुझे पसंद आया, मुझे रिलेटेबल लगा। जो ट्विस्ट है वो भी मुझे अच्छा लगा इस फिल्म में। एज अ थ्रिलर, हाँ शायद ये थोड़ी सरफेस लेवल थ्रिलर है, ऐसा मैं कहूँगा, जो कि और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट आई स्टिल एन्जॉयड द फिल्म। बाद में झुंड जो फिल्म थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। मुझे लगा ये कि ये भी बहुत डायरेक्टोरियल फिनिश वाली फिल्म है। जिस तरीके से नॉन एक्टर से काम कराता है नागराज मंचूरिया, वो तो उसकी खास बात है। वो सैराट के टाइम से, इवन फैंड्री के टाइम से कर रहा है, तो उसमें तो उसका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो इसमें भी वही हुआ है। और ख़ास बात ये कि वो नॉन एक्टर्स को उसने अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा किया, और कोई भी मिसफिट नहीं लग रहा है, ना अमिताभ बच्चन मिसफिट लगा है, ना बाकी के लोग कोई मिसफिट लगे। एवरी वन हैज़ मैच्ड ईच अदर। ऐसा इतना ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन रहा मेरे ख्याल में। दृश्यम 2 ये भी मैंने कल ही देखी, OTT पे आई है, और दृश्यम 2 मुझे काफ़ी पसंद आई। मेरे को एक्चुअली दृश्यम 1 से दृश्यम 2 थोड़ी ज़्यादा पसंद आई, पर चीज़ तो यही है कि दृश्यम 1 थी इसलिए दृश्यम 2 है। अगर 1 ही नहीं होगी तो 2 कैसे बनेगी, क्योंकि 1 का जो पूरा प्लॉट है उसी के ऊपर ये सेकंड का प्लॉट है। ऐसे नहीं कि 2 की कहानी अलग है, नहीं है, सब कनेक्टेड है। और 1 में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो थोड़ी ऐसे लग रहा था कि यार ऐसा रियल में किधर होगा। 2 में भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो रियल में नहीं हो सकता, क्योंकि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है और वो जो जो चीज़ें करता है, वो रियल में इतना इंसान कोई करने वाला मेरे ख्याल में वो बिना पकड़े तो नहीं रह सकता। मतलब वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा ऐसे लगता है, पर वो उतना उतना लिबर्टी मेरे ख्याल में देना चाहिए फिल्म्स को, नहीं तो आप एंटरटेन कैसे होगे, नहीं तो इंटरेस्टिंग चीज़ें कैसे करेंगे वो लोग। तो वो लिबर्टी मैं दूंगा अजय देवगन के कैरेक्टर को। पर जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन पे जो चीज़ें लोगों को करनी पड़ती है, पुलिस को करनी पड़ती है, अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को जो जो चीज़ें करनी पड़ती है, वो मुझे काफ़ी बिलीवर लगा सेकंड में कंपेयर टू द फर्स्ट फिल्म। कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो बहुत सा टाइम प्रोसीजर में चले जाता है। आपको अगर किस में कुछ प्रूफ मिल गया तो ऐसे नहीं कि फटक से जाके आप पकड़ लेते हो उस इंसान को, ऐसे नहीं होता। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, तो वो सब दिखाया है इस फिल्म में, तो वो इंटरेस्टिंग था। चुप करके फिल्म आई थी, आपको पता होगी, फिल्म क्रिटिक्स की हत्या करता रहता है एक सीरियल किलर, इस टाइप की कहानी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंगली डायरेक्टेड फिल्म थी आर बाल्की की ये। और आपको अगर पता होगा कि ये जब फिल्म रिलीज़ हुई थी थिएटर में, तभी वो जो दिन था फ्राइडे का, वहाँ पर दुनिया भर में, अपने थोड़ी देश भर में मल्टीप्लेक्सेस कुछ 70 या 80 रुपये में ही फिल्म दिखा रहे थे, ऐसे कुछ तो ऑफर था। तो मैं जब भी गया था देखने तो हाउसफुल थी ये फिल्म, जो कि बहुत रेयर है। चुप जैसी फिल्म जिसमें वैसे कोई लीडिंग स्टार तो नहीं है, सनी देओल है, लेकिन सनी देओल आज के ज़माने में लीडिंग स्टार नहीं है, ये फैक्ट है। तो फिर भी ये फिल्म हाउसफुल थी, सो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था फिल्म देखने का। इस टाइप की फिल्म हाउसफुल में देखने का बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। कौन प्रवीण तांबे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक मुंबई क्रिकेट पे बेस्ड और बहुत रियलिस्टिक टेक है। मुंबई क्रिकेट का जो एक्चुअल दुनिया है उसको जैसे थे दिखाया है इस फिल्म में, ऐसा मुझे लगता है। और जिन लोगों को मुंबई क्रिकेट से प्यार है, खास करके क्रिकेट से प्यार है इन जनरल, और खास करके मुंबई क्रिकेट से
जो पहचानते हैं मुंबई क्रिकेट के चीज़ों को, मालूम है जिनको, उनके लिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है ये फिल्म देखना। मस्ट वॉच फिल्म है मेरे ख्याल में, अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हो तो। कौन तांबे। डॉक्टर जी भी मैंने हाल ही में देखी, जब ये OTT पे आई, मुझे इंटरेस्टिंग लगी फिल्म। आयुष्मान का परफॉर्मेंस इसमें मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा था। सिंगल नोट परफॉर्मेंस नहीं था। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती थी, पर आखिर में मुझे ऐसा लगता है कि आयुष्मान खुराना इतने सालों से जो फिल्में बनाता है कुछ कुछ में, उसमें हर बार खुद को कैसे हम बेटर कर सकते हैं एज अ मैन, स्पेशली एज अ मैन, लाइक एज अ यंग मैन, एज सम 25-30 ईयर ओल्ड मैन। हम जब बचपन से छोटे से बड़े हुए तो हम बहुत सारे गलत चीज़ों सिखाई गई हमें, तो उसको हम एक वन बाय वन कैसे अनलर्न करना चाहिए हमें, वो मेरे ख्याल में इसकी पूरी फिल्मोग्राफी, आयुष्मान की फिल्मोग्राफी हमें सिखाती है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो ये करे, ये काम करे। सिर्फ आयुष्मान करे ऐसा नहीं मुझे लगता, मतलब बाकियों ने भी ऐसी फिल्में की तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आयुष्मान यही करते रहे ऐसा भी मुझे नहीं लगता, उसने अलग फिल्में भी करनी चाहिए। पर बीच बीच में ऐसी फिल्में करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। विक्रम काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया गया, मुझे इतनी पसंद नहीं आई जितनी लोगों को पसंद आई, पर फिल्म भी काफ़ी अच्छी एग्जीक्यूट की गई फिल्म है, एक्शन काफ़ी अच्छा है। कमल हसन इज़ वेरी गुड इन द फिल्म, कमल हसन इन जनरल इज़ अ गुड परफॉर्मर। ये भी एक काफ़ी अच्छी फिल्म थी जो मुझे पहले देखते समय तो काफ़ी अच्छी लगी, फर्स्ट जो बोलते हैं ना आप, देखने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। पर बाद में थोड़ा उसका जो था वो मुझे ऐसे थोड़ा लगा कि शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी स्टार्टिंग में, इतनी भी अच्छी नहीं है ऐसा मुझे बाद में लगा। पर ठीक है, एंटरटेनिंग फिल्म है। ह्यूमर काफ़ी अच्छा है इसका, जो थ्रिलर के एलिमेंट में तो ह्यूमर डाला है इसमें, जो कि एक्शन मेरे ख्याल में, जो मैं आपको बता रहा था, एक्शन हीरो ने सबसे बेस्ट किया है इस साल में, वही इस फिल्म में भी किया। और श्रीराम राघवन आपको पता होगा, जिसने अंधाधुन बनाई, जॉनी गद्दार बनाई, ये फिल्में बनाई, बदलापुर बनाई, उसका जो स्टाइल है, डायरेक्टोरियल स्टाइल, जिस तरीके की कहानियाँ वो लेता है, जिस तरीके का 70s का बैकड्रॉप, ये कहीं ना कहीं उसके फिल्मों में होता ही है, उस टाइप की फिल्म स्टोरीज होती है, उस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, उस टाइप की म्यूज़िक होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर भी है। मतलब ये, क्योंकि एक्चुअली श्रीराम राघवन इस फिल्म से अटैच था पहले, वही डायरेक्ट करने वाला था, पर कुछ चेंज हो गया और वसंत बाला ने डायरेक्ट की। तो फिर भी वो चीज़ें उन लोग ने वैसी रखी, क्योंकि एज अ ट्रिब्यूट रखी वो लोग ने श्री राम राघवन को, वसंत बाला ने। गंगूबाई काठियावाड़ी काफ़ी अच्छी फिल्म थी मेरे ख्याल में, काफ़ी बड़ी हिट हुई, और एक सरप्राइज हिट हुई ऐसे कहूँगा मैं अभी इतने सालों बाद। क्योंकि इतने सालों बाद थी, इतने टाइम बाद, क्योंकि तभी कुछ नहीं चल रहा था बॉलीवुड का, तभी ये फिल्म हिट हुई कैसे वैसे, थिएटर में लगी और ये फिल्म हिट हुई। तो आलिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था इस फिल्म में। संजय लीला भंसाली का जो चीज़ें, उसकी स्ट्रेंथ है वो थी, एस्थेटिक स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से शूट की गई है फिल्म, जिस तरीके के सेट्स है, जिस तरीके के क्या बोलते हैं हम, सीन्स लिखे गए हैं, जो सीन्स में इम्पैक्ट होना चाहिए, जो एक कहते हैं ना आप, वो जो ताली बजनी चाहिए, सीटी बजनी चाहिए, वो जो होना चाहिए ना, वो मेरे ख्याल में संजय लीला भंसाली काफ़ी अच्छा करता है, हम उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते उस चीज़ के लिए, बट ही अंडरस्टैंड्स कमर्शियल स्टोरी टेलिंग वेरी वेल आई थिंक। तो उसने ये सब किया है इस फिल्म में। भेड़िया मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग फिल्म थी। स्त्री के बाद भेड़िया आई, स्त्री भी मुझे अच्छी लगी थी, और भेड़िया शायद उतनी अच्छी नहीं लगी, पर ठीक है। भेड़िया मेरे ख्याल में भेड़िया का भी सीक्वल होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, कुछ ना कुछ करके ये लोग ने वो एक यूनिवर्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वरुण धवन एज अ भेड़िया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लाइक वरुण धवन एक प्रॉपर स्टार है, और वो अगर एक प्रोजेक्ट से अटैच्ड रहे तो आप थोड़ा पुश करके थोड़ा बाउंड्री बढ़ा सकते हो बजट का, और थोड़ा कुछ ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हो, थोड़ा फैंटेसी एलिमेंट्स थोड़े बड़े स्केल का कर सकते हो, तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो वो मेरे ख्याल में भेड़िया के साथ होनी चाहिए आगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके सीक्वल या फिर जो कुछ है स्पिन ऑफ बिन ऑफ, वो सब बनना चाहिए। यूनिवर्स वो लोग ने बनाया, ऐसा कहते हैं कि स्त्री भी इसी यूनिवर्स का है, भेड़िया भी इसी यूनिवर्स का है, तो शायद वो लोग दोनों एक साथ आएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है शायद। दोबारा अनुराग कश्यप की फिल्म थी, डायरेक्टोरियल फिल्म थी, जो कि एक रीमेक है बाहर की फिल्म का किसी। इंटरेस्टिंग फिल्म थी, कॉन्सेप्ट लेवल पे कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग नहीं था। साइंस, जो लोग साइंस फिक्शन फैंस रहे हैं, जो लोग ने साइंस फिक्शन फिल्म्स देखी है, जो बेस्ट साइंस फिक्शन होगी इतने सालों में, वो बहुत सारी जो देखी है, उनको पता होगा कि ये कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं था।
पर एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा था। और इस फिल्म में हार्ट ढूंढने का जो प्रयत्न किया अनुराग कश्यप ने, उस वजह से मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। अगर वो नहीं होता तो सिर्फ साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म नहीं इतनी अच्छी लगती, ऐसा मुझे लगता है। तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट था इस फिल्म में, उस वजह से मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। जलसा मैंने आई थिंक काफ़ी अर्ली इन इन द ईयर देखी थी। ये भी काफ़ी बेसिक स्टोरी है, काफ़ी सिंपल। आपको पता होगा कि एक शायद फिल्म आई थी, उसका नाम वाइट टाइगर करके फिल्म आई थी, प्रियंका चोपड़ा थी उसमें, आदर्श गौरव था, और जो कि ऑस्कर में बेस्ट अडाप्टेड स्क्रीन प्ले का नॉमिनेशन मिला उसको। पर वो एक्चुअली इस वजह से मिला कि प्रियंका चोपड़ा थी और प्रोड्यूसर बाहर के थे, डायरेक्टर भी बाहर का था, कोई टर्की विर्की का किसी का तो डायरेक्टर था, किधर का तो उस वजह से उधर तक गई वो फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन मिलने के लिए अडाप्टेड स्क्रीन प्ले का। पर उससे ये थोड़ी अच्छी फिल्म है, उसी टाइप के टॉपिक से रिलेटेड है फिल्म है ये जलसा, पर उससे बेटर फिल्म है वाइट टाइगर से। कंटारा, तो कंटारा में 3 स्टार दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम है कंटारा फिल्म से। मेरे ख्याल में जो फैंटेसी एलिमेंट है कंटारा का वो काफ़ी अच्छा है, विदाउट अ डाउट। पर वो जो फैंटेसी एलिमेंट है ना, उसको सिर्फ कहीं कहीं पे एज अ जंप स्केयर यूज़ किया है। अगर ये पूरी तरीके से वो फैंटेसी एलिमेंट पे ही अगर फिल्म होती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी होती, कंपेयर टू ये जो हीरो का कैरेक्टर है और हीरो का खुद का एक आर्क है, और वो जो जो चीज़ें करता है वो सब मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। पर वो जो फैंटेसी एलिमेंट था, हॉरर एलिमेंट था, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो उसके ऊपर अगर फिल्म पूरी बेस्ड होती तो मैं और ज़्यादा पसंद करता। शमशेरा को मैंने, आप देख सकते हो, कंटारा से ज़्यादा रेटिंग दी है। तो शमशेरा मेरे ख्याल में दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को पसंद है, एक तो खुद करण मल्होत्रा को और एक मुझे। तो पर मुझे पसंद है तो पसंद है, आई थिंक बहुत अच्छी एग्जीक्यूट की गई फिल्म है। मेरे एक दोस्त ने कहा था, जो मुझे याद है अभी भी, कि एक हर एक सीन इस फिल्म का देखते वक्त किसी ना किसी दूसरी फिल्म की याद आती है, कुछ ओरिजिनल नहीं है, ऐसा उसका कहना था। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत सी फिल्मों की याद आ रही है तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग कभी कभी नॉट एवरी टाइम, बट कभी कभी एक मिक्स एंड मैच हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे जो पहले हो चुका है उसको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को आप मिक्स करके कुछ तो एक बनाओ। जैसे आप मिसल पाव जैसी रेसिपी बनाते हो, जिसमें बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें डालती है, जब वो चीज़ें खुद से एक एक सिंगल बाय सिंगल टेस्ट करोगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा, पर जब सब एक साथ डालोगे तो अलग टेस्ट आएगा। सो उस टाइप का प्रोडक्ट मुझे लगता है शमशेरा, कि ये मिसल पाव वाला प्रोडक्ट है। और जिन लोग को पसंद है मिसल पाव, वो लोग एंजॉय करने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए। किसी को पसंद नहीं आई, मुझे पसंद आई। थिएटर में तो ज़्यादा किसी ने देखी ही नहीं, पर ओटीटी में शायद, मेरे ख्याल में, मुझे होप है कि लोगों ने देखनी चाहिए थी ये फिल्म, जो कि वो भी नहीं हुआ है, क्योंकि ओटीटी के रिलीज़ के बाद भी कुछ हाइप तैयार नहीं हुई इस फिल्म की। तो आई गेस नहीं पसंद आई लोगों को। डार्लिंग्स लोगों को थोड़ी ज़्यादा पसंद आई, मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि ये कहानी का काफ़ी अच्छी है, जो चीज़ें उनको बताना है, जो मैसेज उनको देना है, वो काफ़ी अच्छा है। पर जो डार्क कॉमेडी का जो एलिमेंट है वो बहुत फीका पड़ गया, ऐसा मुझे लगता है डार्लिंग्स में, कंपेयर टू अदर फिल्म्स। जो दो अच्छे डार्क कॉमेडी फिल्म्स हुई, एक मोनिका ओ माय डार्लिंग और एक्शन हीरो, सो कंपेयर टू दैट दिस वॉज अ वीकर फिल्म। आर मैं कल ही देख रहा था वापस, तो आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 2.5 स्टार दिया है। उसका मेन फैक्टर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं कल देखते वक्त मैंने एक जो चीज़ नोटिस की, आपको बता देता हूँ, कि ये जो राम राजू का कैरेक्टर था, उसका जो बैक स्टोरी था, कि वो अभी आपको पता है, मैं स्पॉइलर कुछ नहीं है, सब लोग ने देखी हुई है ऑब्वियसली, आर सबको पता है, सब कुछ दुनिया भर ने देखी हुई है, और शायद ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिल जाए, बेस्ट पिक्चर का नॉमिनेशन मिल जाए, बेस्ट डायरेक्टर का नॉमिनेशन मिल जाए, बेस्ट सॉन्ग का तो पक्का मिलने वाला है, और जीतने भी वाली है बेस्ट सॉन्ग, नाटू नाटू। बट जो मुझे चीज़ लगी कि राम राजू का जो बैक स्टोरी है, उसके अलावा अगर उसको विलन के जैसा सेटअप जैसे किया पहले, 1.5 घंटे में वो विलन ही है हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमको उसके बैक स्टोरी पता नहीं है। तो हमारे लिए तो जब भी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तब हमारे लिए तो विलन ही होना चाहिए ना वो। लोगों के लिए शायद नहीं था, क्योंकि वो रामचरण था, रामचरण एक सुपरस्टार है तेलुगु में, उन लोग के लिए वो हीरो है, तो वो तो हीरो ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। पर बाहर वालों के लिए, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, उन लोग के लिए और मेरे जैसे लिए, हम लोग के लिए तो वो विलन था। तो वो एज अ विलन कन्विंसिंग था, पर जब भी वो बैक स्टोरी खुल जाती है तब मुझे वो कन्विंसिंग नहीं लगता, कि यार गोलियों के लिए इतना इतना तमाशा कौन करता है यार। गोली गोली तेरे को गोली ढूंढने का है, तो तू गोली ढूंढने के लिए जा ना, तो इतना टाइम गोली ढूंढने के लिए लगा ना,
तो स्टार्टिंग से पहले से ही गोली ढूंढने का ही काम कर ना, गोली ढूंढने का कभी तो मिल जाएगा तेरे को पुलिस ऑफिसर बन के लोगों को वो लोग का फेवरेट होके फिर गोली मिलने के लिए तेरे को राह देखने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये उल्टे हाथ से क्यों खाना खा रहा है? सीधे हाथ से खाना खाना भाई, वैसे नहीं। पर उल्टे हाथ से खाना खाना इस फिल्म का सबसे पसंदीदा चीज़ है, जो कि ये भी करता है, हमारा भीम भी करता है। क्योंकि जब भी पहले बार भीम को चांस मिलता है वो मल्ली को उठाने का, तभी वो नहीं उठाता, तभी वो गाना गा के वापस चला जाता है। पर बाद में वो शेर ये वो सब लोग को लेके आता है, भालू भीलू सब लोग को लेके आता है, तमाशा करता है, और तभी भी नहीं बचा पाता, वो सब वेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। तो सीधे हाथ से कोई खाने को तैयार ही नहीं है इस फिल्म में, ऐसा मुझे लगता है आरआरआर को, कि अगर कोई सीधे हाथ से खाता तो ये फिल्म आधे घंटे में ख़त्म हो जाती। ऐसा एक है, मुझे एलिमेंट लगा। पर है ठीक है, लोगों को पसंद आ रही है, कुछ तो चीज़ है कि उनको पसंद आ रही है। एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली बहुत अच्छा है फिल्म का, एक्शन सीन्स का एग्जीक्यूशन अच्छा है, वीएफएक्स इससे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बाहुबली 1 बनाई, बाहुबली 2 बनाई और इतना पैसा बनाया, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वीएफएक्स अच्छे हो सकते हैं। जो एनिमल्स रिलेटेड सीन्स है वो नहीं रियलिस्टिक लगते, बिल्कुल नहीं लगते। वो लोगों को अभी पसंद आ रही है क्योंकि वो लोग रियलिज्म एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना, जो वेस्टर्न ऑडियंस है वो लोग इस फिल्म से रियलिज्म एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही, तो उससे उन लोग को तो वो चल जाता है। पर हम लोग को मालूम ना कि भाई इसने बाहुबली जैसी फिल्म बनाई थी और इतना पैसा कमाया था, वो पैसा गया किधर, ऐसा मुझे लगा। तो वो एक बात है। बट एज अ डायरेक्टर ऑब्वियसली ही इज़ वेरी मच केपेबल, एज अ राइटर ही शुड चूज सम बेटर स्क्रिप्ट। बट आई थिंक इतना अच्छा टैलेंट है, इतना बड़ा रीच है, अभी तो दुनिया भर की ऑडियंस उसकी अगली फिल्म जो कुछ आएगी राजा मौली की, वो तो पूरी दुनिया भर राह देख रही है अभी क्या फिल्म वो बनाएंगे। और शायद बाहर के प्रोड्यूसर्स भी हो गए इस बार, तो इस बार शायद मार्वल की ही फिल्म बनाने बोलने दे उसको। पर मुझे लगता है कि मार्वल की फिल्म राजा मौली ने नहीं बनानी चाहिए, और नहीं बनाएंगे भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि वो खुद की कुछ तो फिल्म बनाएंगे, पर जिसमें प्रोडक्शन अभी बाहर का होगा, कोई ना कोई बाहर का स्टूडियो उनके साथ काम करेगा, पैरामाउंट, 20th Century Fox, ये इसमें से कुछ भी कोई भी कर सकता है। जो स्टूडियो चाहिए उसको, राजा मौली को, वो उसको मिल सकता है अभी। तो अभी ये सब मिल रहा है, तो एक अच्छा राइटर भी उन लोग का, हॉलीवुड का कोई, तो आप उनके साथ काम कीजिए और अब एक बेटर स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और फिर डायरेक्ट कीजिए। मेरे ख्याल में फिर राजा मौली का हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा, कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेक्टिकल डायरेक्टर बन जाएंगे हमारे इस टाइम के। तो अब ये राजा मौली के पॉइंट पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, बाकी भी कुछ फिल्में उनके बारे में भी बात कर सकता था, पर अभी नहीं कर रहा हूँ। चलिए, आपको देख ब्रह्मास्त्र के बारे में अगर थोड़ा कुछ बात करना था, ब्रह्मास्त्र मुझे इंटरेस्टिंग लगी। पर मुझे ऐसा लगा कि जो उसके सेकेंड हाफ में जो पार्ट था ब्रह्मास्त्र में, वो बहुत टाइम वेस्ट किया गया, वो सेटअप के लिए कुछ हुआ ही नहीं फिल्म में सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सेकेंड हाफ में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सेटअप था फॉर द सीक्वल। तो मुझे होप्स है कि ब्रह्मास्त्र का सीक्वल बेटर होगा इस फिल्म से, तो तभी देखूंगा। पर इंटरेस्टिंग है जो कुछ हो रहा है, भले मैंने रेटिंग की कम दी हो, पर एज अ यूनिवर्स मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इससे कुछ तो अच्छा हाथ में आने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। अब हम एज अ ऑडियंसेस, हम हमारे लिए कश्मीर फाइल्स की मुझे बात ही नहीं करनी। अगर आपकी फेवरेट फिल्म है तो बहुत अच्छे, पर मुझे बात नहीं करनी। अ, ये आपको दिखाने वाला था, मैंने ये भी दिखा दी। चलो, तो दैट्स इट, 1 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और मैं ज़्यादा कंटेंट बनाऊंगा फिर हिंदी में, फिल्म रिलेटेड, हिंदी सिनेमा रिलेटेड, बाहर के साउथ सिनेमा रिलेटेड एज वेल। साउथ के फिल्म्स की एक लिस्ट में ज़रूर इस साल बनाने वाला हूँ अभी इस वीडियो के बाद, जो कि कुछ कुछ फिल्में जो मुझे देखनी थी, आपको दिखा देता हूँ कौन सी फिल्में मेरे वॉच लिस्ट में है जो मुझे देखनी है साउथ में। सो वो आपके लिए एक तरीके से रिकमेंडेशन भी हो जाएगा। ये देखिए, ये लेटर बॉक्स पे सबसे हाईएस्ट रेटेड इंडियन फिल्म है इस साल की, कदियासी विवियासी करके, एम मणिकंदन। इस डायरेक्टर ने एक काफ़ी पॉपुलर फिल्म बनाई थी, काका मुत्तई करके, जिस जो कि धनुष ने भी प्रोड्यूस की थी। तो उस डायरेक्टर की ये फिल्म है जो मैंने देखी है। मुझे कुछ पता ही नहीं एक्चुअली फिल्म के बारे में, पर ये तो मस्ट वॉच होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि इतना अच्छा रेटिंग है, और कुछ तो रियलिस्टिक बैकड्रॉप लग रहा है, एक फार्मर की कहानी लग रही है, तो ये तो ज़रूर देखूँगा। इसके साथ ये धनुष की फिल्म थी, इसका भी अच्छा खासा अप्रिसिएशन हुआ है। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, धनुष और नित्या मेनन बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उसको बहुत कम ऐसे इंटरेस्टिंग रोल्स मिलते हैं नॉर्मली। तो ये एक रेयर आई गेस है जहाँ पर वो उसके ही लेवल का एक्टर है धनुष। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, और एक शायद रोमांटिक स्टोरी है। ये
हमारे, अच्छा नहीं ये इसमें नहीं है, मेरे को लगा इसमें फ़हद फासिल है, वो नहीं है। मलयालम फिल्म है पर वो भी बाद में ये वध करके फिल्म आई थी, ये हिंदी फिल्म है एक्चुअली। इसकी अच्छी रेटिंग नहीं है इतनी। और कौन सी फिल्म, ये मैंने फिल्में देखी नहीं है क्योंकि ये वॉच लिस्ट में, इसका मतलब मैंने नहीं देखी है। ऊंचाई जोगी, लव हॉस्टल, ये एक टाइम पास फिल्म मुझे लग रही है, मतलब ये इतनी बुरी है कि वो इंटरेस्टिंग होगी शायद, इसलिए मुझे देखनी है साउथ की फिल्म लेजेंड करके। और कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, थल्लुमाला, ये भी मुझे देखनी है। इसका मेरा एक दोस्त है जो उसको ये बहुत पसंद है, शायद उसकी इस साल की ये सबसे फेवरेट फिल्म होगी। ब्लैक ह्यूमर, डार्क ह्यूमर इसमें भी है शायद से, एक्शन है आई थिंक, क्राइम का सेटअप है थोड़ा बहुत, और ह्यूमर है बहुत ज़्यादा आई गेस। तो ये मुझे देखनी है। इसी एक्टर की लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी मिन्नल मुरली, जो मेरे ख्याल में इंडिया की सबसे बेस्ट सुपर हीरो फिल्म है। मिन्नल मुरली, टोविनो थॉमस इस एक्टर का नाम है। PS1 भी मैंने नहीं देखी है। चार्ली 777 इसका भी, ये थोड़े बहुत जो कंटारा के जो लोग हैं, ऋषभ शेट्टी इसके साथ बहुत काम करता था। इस एक्टर का नाम है ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी और राज शेट्टी भी। तो और इन लोगों के साथ ही ऋषभ शेट्टी भी काम करता था जिसने कंटारा बनाई। तो उसी टीम की फिल्म है थोड़ी बहुत, ऐसे कह सकते हो आप। जो कंटारा से रिलेटेड लोग हैं उनके दोस्तों की फिल्म है ये। अ, तो या दैट्स इट आई थिंक। और भी कुछ थी आई थिंक नीचे, पाड़ा करके थी, पाड़ा पॉलिटिकल थ्रिलर टाइप की फिल्म है कुछ। ये भी मुझे देखनी है। उसके बाद ये गार्गी करके है। ये हाँ, लिजो जोस पेलिसेरी, तो ये डायरेक्टर काफ़ी फेमस है। इसने, आप देख सकते हो, जल्लीकट्टू बनाया था। अंगमली डायरीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म थी, वो बनाई थी। तो या दैट्स इट। अभी मैं 1 घंटे के ऊपर चला गया हूँ। तो मिलते हैं नए अगले वीडियो में, जो कि साउथ रिलेटेड फिल्मों का होगा शायद, मोस्ट लाइकली। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।